Good morning students, this is पूजा सक्सेना, जियोग्राफी डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी। हमारे पेपर जियोग्राफी ऑफ इंडिया भारत का भूगोल के अंतर्गत हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार इंटरनेशनल ट्रेड को पढ़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत हमने अपने कल के वीडियो लेक्चर में जाना कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या होता है, बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है और वो कौन से तथ्य होते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को नियंत्रित करते हैं। आज हम भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रारूप का अध्ययन करेंगे और साथ ही उन महत्वपूर्ण लक्षणों को देखेंगे जो इस अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में परिलक्षित होते हैं। सबसे पहले हम एक्सपोर्ट ट्रेड की बात करें। देखिए, इंडिया हैज़ बीन ए ट्रेडिशनल एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल्स, but the complexion of India's export trade has undergone a world of change. At present, Indian exports cover a wide range of items of agricultural, industrial, handicrafts, handloom, and cottage sectors. Exports of electronic, hardware, and software goods have increased considerably since the beginning of 1990s. And more significantly, these items are mainly destined to the advanced countries. The export growth is gradually becoming broad based, notwithstanding some deceleration in export growth of primary commodities. The major contributor to this increase has been the manufacturing sector in general and engineering goods, chemicals and related products, leather and manufacturers, and jams and jewelry in particular. देखिए, भारत वैसे तो पारंपरिक निर्यातक कच्चे माल का माना जाता है, लेकिन धीरे धीरे भारत का निर्यात व्यापार विस्तृत होता चला गया। यहाँ से कृषि योग्य औद्योगिक, हथकरघा और कुटीर सेक्टर्स के अलावा इलेक्ट्रॉनिक, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर का भी निर्यात किया जाने लगा, विशेषकर हम माने कि 1990 के बाद से। बल्कि विकसित देशों में हमने इंजीनियरिंग गुड्स, केमिकल्स और उससे संबंधित उत्पाद, चमड़ा, विभिन्न निर्माणकारी कच्चा माल और मूल्यवान ज्वेलरी का भी निर्यात किया है। प्रमुख हम हमारे निर्यात होने वाले प्रोडक्ट्स को स्टडी करें तो उसमें नंबर 1 है टी, Chai. India is a traditional exporter of tea in the world market. India has maintained its supremacy as an outstanding exporter of tea, in spite of tough competition from the other tea producing countries. भारत चाय का एक पारंपरिक निर्यातक है और अपनी उसमें एक सत्तात्मक मोड रखता है। हालांकि दूसरे चाय उत्पादक देशों से उसे कड़ी प्रतिस्पर्धा मिलती है। यहाँ से जो प्रमुख आयातक देश हैं चाय के, उसमें सबसे पहले ब्रिटेन हैज़ बीन द ट्रेडिशनल बायर ऑफ आवर टी, एंड अदर इम्पॉर्टेंट बायर्स आर रशिया, पोलैंड, ईरान, इजिप्ट, जर्मनी, अफ़गानिस्तान, नीदरलैंड्स, ऑस्ट्रेलिया एंड द यूएसए। दूसरा हम प्रोडक्ट देखें तो वो है लेदर एंड लेदर गुड्स, चमड़ा और चमड़े से बनी वस्तुएं। इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ लाइव स्टॉक इन द वर्ल्ड विच प्रोवाइड लार्ज क्वांटिटी ऑफ लेदर इन द शेप ऑफ हाइड्स एंड स्किन्स. Previously, India used to export leather in its raw form, but now the main export is that of leather goods. India exported leather and leather manufacturers, including leather footwear, leather travel goods, and leather garments. And the major importers are the USA, Russia, Germany, Britain, Yugoslavia, Italy, France, and जापान। भारत चमड़ा और चमड़े से बनी वस्तुओं का निर्यातक देश है, क्योंकि यहाँ पर बड़ी संख्या में पशुधन है। प्रारंभ में भारत चमड़े का निर्यात एक स्किन्स के तौर पे करता था, लेकिन अब तैयार माल के रूप में भी करता है। यहाँ से बहुत से फुटवियर, ट्रैवल गुड्स और जो चमड़े से बने हुए गारमेंट्स हैं वो निर्यात किए जाते हैं। और प्रमुख आयातक देशों में हैं यूएसए, रूस, जर्मनी, ब्रिटेन, यूगोस्लाविया, इटली, फ्रांस और जापान इत्यादि।
तीसरी हम बात करें ऑर्स एंड मिनरल्स, अयस्क और खनिज। India exports a large variety of ores and minerals, which account for about 1/4 of our total exports. हमारे कुल निर्यात का एक चौथाई यदि हम कहें तो वो अयस्क और खनिजों के अंतर्गत आता है. Higher international prices provided to exports of metals and mineral ores, जो हमें विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है उसमें काफ़ी भाग हमारे अयस्कों और खनिजों की तरफ से होता है. इनमें हम कैटेगरी करें तो प्रेशियस स्टोन्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट आइटम्स हैं एक्सपोर्ट की दृष्टि से और पिछले कुछ सालों में काफ़ी बढ़ गया है. दे अकाउंट फॉर नियरली 17.5% ऑफ आर टोटल एक्सपोर्ट. दिस इज़ द हाइएस्ट परसेंटेज अकाउंटेड फॉर बाय एनी सिंगल आइटम ऑफ एक्सपोर्ट. इंडिया imports gems and precious stones in their raw form and exports them after proper cutting and polishing. तो भारत कच्चे स्वरूप में मूल्यवान पत्थरों का आयात करता है और फिर उसकी कटिंग और पॉलिशिंग के द्वारा उसे तैयार फॉर्म में भेजता है. इंडिया वॉज एन इनसिग्निफिकेंट एक्सपोर्टर ऑफ जेम्स एंड ज्वेलरी. The USA, Switzerland, Japan, Belgium, Netherlands, France, Hong Kong, Singapore, and countries of the Middle East are main buyers. Improvement in offtake and recovery in major markets like the USA and Europe aided a pickup in exports of gems and jewelry. Israel and Belgium have emerged as our main competitors in the recent years. तो विभिन्न विकसित देशों को हमारे प्रीशियस ज्वेलरीज और स्टोन्स जाते हैं. हालांकि इज़राइल और बेल्जियम जो हैं उससे अभी स्पर्धा मिलने लगी है. दूसरी हम बात करें आयरन, लौह अयस्क की. आयरन ओर इज़ द सिंगल लार्जेस्ट मेटल एक्सपोर्टेड बाय इंडिया. High quality magnetite and hematite ores are found in large quantities, which is in great demand in the industrial countries. Japan is the largest buyer of our iron ore, purchasing more than 2/3 of our exports. The other customers are Korea, Romania, Russia, Malaysia and Germany. भारत लौह अयस्क का निर्यात अपने एक प्रमुख भारी कच्चे माल के तौर पे करता है. यहाँ से उच्च गुणवत्ता का मैग्नेटाइट और हेमेटाइट अयस्क की बड़ी डिमांड है औद्योगिक देशों में. विशेष रूप से जापान हमारा सबसे बड़ा आयातक है लौह अयस्क का. The recent trend has been to curtail the exports of iron ore and use it within the country to provide a solid base to iron and steel industry. और अब तो देश में लौह इस्पात उद्योग को प्रमुखता देने की दृष्टि से इसमें कमी भी लाई गई है इसके निर्यात में. उसके बाद हम बताएं माइका. इंडिया होल्ड्स मोनोपोली इन द प्रोडक्शन ऑफ माइका एंड इज़ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ माइका इन द वर्ल्ड. तो उत्पादन में भी उसका एकाधिकार है और बड़ा निर्यातक भी है विश्व में. और उसके बाद हम बात करें केमिकल प्रोडक्ट्स की. 3.5% ऑफ आर एक्सपोर्ट्स आर केमिकल प्रोडक्ट्स. और मेन बायर्स हैं रशिया, द यूएसए, ब्रिटेन, द नीदरलैंड्स, फ्रांस, सऊदी अरेबिया, बांग्लादेश, यूएई, इंडोनेशिया, थाईलैंड, हांगकांग एंड कुवैत. इसके बाद हम बात करें इंजीनियरिंग गुड्स की. As a result of industrial progress, India is in a position to export engineering goods even to some of the advanced countries. ये countries हैं जैसे यूएसए, जापान, इसके अलावा सऊदी अरेबिया, ईरान, श्रीलंका, युगांडा. तो हम एक्सपोर्ट्स ऑफ इंजीनियरिंग गुड्स ग्रू ऑन द बैक ऑफ राइजिंग डिमांड फ्रॉम कंट्रीज इन साउथ ईस्ट एशिया एंड चाइना. तो दक्षिण पूर्व एशिया और चीन के देशों में बढ़ती जो मांग है उससे भी इंजीनियरिंग गुड्स का निर्यात जो है बढ़ा है. इसके बाद हम जो पांचवें मटेरियल की बात करें वो है कॉटन, टेक्सटाइल्स एंड यार्न. India now exports both inferior and superior quality cloth and yarn to different countries, including the USA, Russia, Australia, New Zealand, the Netherlands, Britain, Germany, etc.
तो भारत निम्न गुणवत्ता और उच्च गुणवत्ता दोनों ही प्रकार के कपड़ों का निर्यात करता है और धागों का भी निर्यात करता है विभिन्न देशों में। इसके बाद हम बात करें रेडीमेड गारमेंट्स। रेडीमेड गारमेंट्स हैव बिकम अ वेरी इंपॉर्टेंट आइटम ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर्स। Indian ready-made garments have become very popular even in some of the advanced countries due to their attractive designs, new fashion, and color combinations. They are comparatively cheap in the foreign markets because labor is quite cheap in India. भारत से तैयार वस्त्रों की डिमांड पिछले कुछ वर्षों में काफ़ी बढ़ गई है। भारत के तैयार वस्त्र बहुत लोकप्रिय हैं विदेशी बाज़ार में। उनके आकर्षक डिज़ाइन, फैशन के अकॉर्डिंग होने और खूबसूरत रंग संयोजन होने की दृष्टि से फॉरेन मार्केट में वो सस्ते भी पड़ते हैं क्योंकि भारत में जो लेबर है वो सस्ता रहता है। इसके बाद बात करें जूट मैन्युफैक्चरर्स। इंडिया वॉज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर ऑफ जूट मैन्युफैक्चरर्स बिफोर पार्टीशन इन 1947. द पार्टीशन ऑफ द कंट्री, introduction of substitutes and competition from other countries led to problems in the export of jute manufacturers. In spite of these adversities, India has been doing well in the export of jute manufacturers. And major importers are the USA, Australia, Canada and European countries. तो भारत जूट का प्रमुख उत्पादक और निर्यातक 1947 से पहले से रहा। विभाजन के पश्चात दूसरे विकल्पों के कारण और स्पर्धा की वजह से जूट निर्यात में कमी आई, लेकिन इन सभी संकटों के बावजूद भी भारत में बड़े पैमाने पर जूट का निर्यात किया जाता है और प्रमुख आयातक देश हैं यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और यूरोपीय देश। इसके बाद ले मेरीन प्रोडक्ट्स। इंडिया इज़ कंपैरेटिवली अ न्यू एंट्रेंट इन द एक्सपोर्ट ऑफ मेरीन प्रोडक्ट्स। एक नया आप मान लें कि प्रवेश है निर्यात की दुनिया में समुद्रिक उत्पादों का। एंड इंडिया एक्सपोर्ट्स मेरीन प्रोडक्ट्स टू ओवर 80 कंट्रीज इंक्लूडिंग जापान एंड द यूएसए। अदर इम्पॉर्टेंट कस्टमर्स आर द नीदरलैंड्स, कुवैत एंड फ्रांस। तो यूएसए और जापान जैसे देशों को समेत 80 देशों को भारत सामुद्रिक उत्पाद निर्यात करता है और नीदरलैंड, कुवैत और फ्रांस जो हैं वो भी प्रमुख आयातक हैं। देन कॉफ़ी। इंडिया एक्सपोर्ट्स कॉफ़ी टू द यूएसए, रशिया एंड सम यूरोपियन कंट्रीज। Spices. India has been a traditional exporter of spices. It was a major item of export of India during the British period, but its relative importance was reduced after independence as a result of increase in other exports. भारत पारंपरिक निर्यातक है गरम मसालों का। ब्रिटिश पीरियड में सबसे बड़ा निर्यातक था, लेकिन उसके बाद इसकी मात्रा कम हुई क्योंकि दूसरी वस्तुओं का निर्यात बढ़ने लगा उस दृष्टि से। तो ये तो था निर्यात का प्रारूप भारत में। अब हम भारत में आयात का प्रारूप देखें कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो भारत आयात करता है और किन देशों से करता है। इंडियन इम्पोर्ट्स हैव ऑल्सो इंक्रीज्ड मैनीफोल्ड। India used to import mainly the manufactured goods before independence. At the time of independence, roughly 70% of imports into India consisted of either manufactured consumer goods or inputs for manufacturing industries. But after that, the import of manufactured goods decreased gradually and our imports saw a large variety of goods. जिस तरह हमने निर्यात का प्रारूप देखा था, ठीक वैसा ही आयात का भी प्रारूप है। भारत स्वतंत्रता के समय जो है बड़ी मात्रा में तैयार माल आयात करता था। 70% आयात ऐसा होता था जो तैयार माल का होता था, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ के लिए और कंज्यूमर गुड्स के लिए। लेकिन धीरे धीरे जो है ये कम हुआ और आयात का जो परिदृश्य था उसमें विविधता आई। उसकी क्यों आई? क्योंकि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स इनकी डिमांड उठने लगी और दूसरे जो मेजर आइटम्स जैसे मशीनरी, टूल्स, फर्टिलाइजर्स, एडिबल ऑयल्स, आयरन, स्टील, प्रेशियस स्टोन्स,
इनकी डिमांड जब देश ने प्रगति की तो विभिन्न सेक्टर्स से डिमांड उठी, तो हमारा जो आयात प्रारूप था वो भी उसी तरह से बदलने लगा। देखिए, हम देखते हैं हमारे यहाँ कौन कौन सी चीज़ें आयात की जाती हैं। नंबर 1, पेट्रोलियम एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। दिस इज़ द लार्जेस्ट सिंगल आइटम ऑफ इम्पोर्ट बाय इंडिया दीज डेज। देयर इज़ ग्रेट डिमांड फॉर petroleum and petroleum products, and this demand is increasing at an accelerated rate. सबसे बड़ा आइटम है ये आयात की दृष्टि से, और मांग निरंतर बढ़ती चली जा रही है। जो प्रमुख देश जिनसे हम आयात करते हैं वो हैं ईरान, सऊदी अरेबिया, यूएई, इराक, कुवैत, वेनेजुएला, इंडोनेशिया एंड मलेशिया आर द मेन सोर्सेज ऑफ ऑयल सप्लाई टू इंडिया। दूसरी बात करें हम मशीन्स की, special emphasis was laid on the industrial growth immediately after independence, which made it necessary to import machinery on a large scale. Now, most of the machines are manufactured in the country itself, and only the machines involving higher technology are imported. जैसे टेक्सटाइल मशीनरी, इलेक्ट्रिकल मशीन्स, फार्म इम्प्लीमेंट्स, माइनिंग मशीन्स आर द मेन आइटम्स ऑफ इम्पोर्ट। स्वतंत्रता के बाद देश की औद्योगिक प्रगति के लिए आवश्यक था बड़े पैमाने में मशीनों का आयात करना, लेकिन धीरे धीरे भारत में ही मशीनें बनने लगी और आज सिर्फ उन मशीनों का ही आयात होता है जो उच्च तकनीक रखते हैं, जो तकनीक हमारे पास अभी प्रॉपर नहीं है, जिसमें टेक्सटाइल मशीनरी, बिजली की मशीनरी, खेतों में प्रयोग होने वाली या खनन में प्रयुक्त होने वाली मशीनरी सम्मिलित की जाती है और आयात किया जाता है यूएसए, ब्रिटेन, जर्मनी, रशिया, फ्रांस, जापान, बेल्जियम, पोलैंड, इटली, नीदरलैंड, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया से। तीसरा जो प्रोडक्ट है वो आयरन एंड स्टील। Although there has been a considerable increase in the production of iron steel in India, yet our production always falls short of our demand. हमारी इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए वो काफ़ी नहीं होता जितना हमारे पास प्रोडक्शन होता है, तो हमारी डिमांड हमेशा बनी रहती है और हमारे लिए मेन सप्लायर्स जो बनते हैं वो हैं जर्मनी, बेल्जियम, ब्रिटेन, कोरिया। इसके बाद हम बात करें मिनरल्स की। इंडिया इंपोर्ट्स अ लार्ज वेराइटी ऑफ मिनरल्स इंक्लूडिंग कॉपर, लेड, टिन, जिन, ब्रास, एल्यूमिनियम एक्सेट्रा। और इम्पोर्टर्स मतलब जो हम जिनसे इंपोर्ट करते हैं वो हैं यूएसए, ब्रिटेन, जापान, जर्मनी, स्विट्ज़रलैंड, ऑस्ट्रेलिया, म्यांमार एंड मलेशिया। देन फर्टिलाइजर्स, एग्रीकल्चरल ग्रोथ के लिए फर्टिलाइजर्स की आवश्यकता है और आयात किया जाता है यूएस से, जर्मनी, जापान से। देन पर्ल्स एंड प्रेशियस स्टोन्स, बड़ी क्वांटिटी में आयात किया जाता है और 1970 के बाद ये इंक्रीज़ काफ़ी पड़ा है। उसके बाद फिर हम कटिंग और पॉलिशिंग करके उसको निर्यात भी करते हैं। गोल्ड एंड सिल्वर हैज़ ऑल्सो बिकम अ वेरी इंपॉर्टेंट आइटम्स ऑफ इम्पोर्ट, or these imports seem to have been brought up by recovery in domestic demand on the back of agricultural rebound and strengthening of rupee against the US dollar. इसके बाद हम ले एडिबल ऑयल्स। एडिबल ऑयल की हमारे यहाँ जो डिमांड है वो इम्पोर्ट के द्वारा पूरी की जाती है। यूएसए, ब्राज़ील और मलेशिया जो हैं वो प्रमुख जो हैं कंट्रीज़ हैं जो 3/4 हमारे एडिबल ऑयल का निर्यात करते हैं। देन केमिकल्स, भारत बड़ी मात्रा में केमिकल्स जैसे अमोनिया, सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, नाइट्रिक एसिड, सोडा ऐश, ब्लीचिंग पाउडर और पोटाश का आयात करता है। निर्यातक देश हैं द यूएसए, जापान, जर्मनी, द नीदरलैंड्स, बेल्जियम, फ्रांस, ब्रिटेन, इटली, कुवैत एंड कोरिया। इसके बाद मेडिसिन्स, बड़ी मात्रा में मेडिसिन्स आयात होती हैं। फास्ट ग्रोइंग पॉपुलेशन है भारत की, तो a part of this requirement is met by importing medicines, especially costly and life-saving drugs. जिनसे हम आयात करते हैं वो हैं जर्मनी, इटली, चाइना, स्विट्ज़रलैंड, स्पेन, बेल्जियम और पोलैंड। देन पेपर, हमारे यहाँ पब्लिकेशन बड़ा है। इंडिया इज़ फाइंडिंग इट हार्ड टू मीट
its requirements from the indigenous production and has to import paper. The shortage of newsprint is badly felt. Pulp and scrap paper are also imported to manufacture paper. और चेक रिपब्लिक, स्लोवाकिया, कोरिया, ब्राज़ील, चाइना, बांग्लादेश, रशिया, स्वीडन, जर्मनी से इसको आयात किया जाता है. देन रेशे फाइबर्स. Although India is a major producer of fibers, it has to import different varieties of fibers to feed its textile industries, which are growing at a fast speed. The main fibers imported are raw cotton, raw wool, raw jute, and synthetic fibers. तो ये सब चीज़ें हम आयात करते हैं. तो भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रारूप को जो हमने देखा, तो हमने देखा कि हम ये पाते हैं कि भारत का जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है वो कुछ इस तरह के तथ्य रखता है जिससे हम संपूर्ण आकलन कर सकते हैं कि इसमें और कितनी गुंजाइश है. जैसे नंबर 1, नेगेटिव और अनफेवरेबल ट्रेड. India had to import various items like heavy machinery, agricultural implements, mineral oil, and metals on a large scale. But our exports could not keep pace with our imports, which left us with negative or unfavorable trade. This situation still persists and is clear. हमने देखा भी था कि भारत का जो ट्रेड बैलेंस है वो नेगेटिव है और इसे अनफेवरेबल ट्रेड बोला जाता है. हमारा अभी भी आयात निर्यात से काफ़ी ज़्यादा है, जो सीधे सीधे परिलक्षित करता है हमारे व्यापार की स्थिति को. Number 2, diversity in exports. Previously, India used to export its traditional commodities only, which included tea, jute, cotton, textile, leather, etc. But great diversity has been observed in India's export commodities during the last few years. And India now exports over 7,500 commodities. Since 91, India has emerged as a major exporter of computer software, and that too to some of the advanced countries like the USA and Japan. दूसरा हम लक्षण देखें तो ये निर्यात में विभिन्नता है, जो कि एक पॉजिटिव लक्षण है. हमारा, जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया, कि निर्यात का जो प्रारूप है वो विस्तृत पटल पर अब हमारा निर्यात होने लगा विभिन्न आयामों के अंतर्गत. तो वो एक पॉजिटिव चीज़ है. नंबर 3, वर्ल्ड वाइड ट्रेड. इंडिया हैड ट्रेड लिंक्स विद ब्रिटेन एंड अ फ्यू सेलेक्टेड कंट्रीज ओनली before independence. But now India has trade links with almost all of the regions of the world. India exports its goods to as many as 190 countries and imports from 140 countries. तो हमारा जो कड़ी है व्यापार की वो विश्व स्तर पर बहुत व्यापक हो गई. हम 190 देशों को निर्यात करते हैं और 140 देशों से आयात करते हैं, जो कि स्वतंत्रता से पहले बहुत सिमटा हुआ था. इसके बाद चेंज इन इम्पोर्ट्स. अर्लियर वी यूज टू इम्पोर्ट फूड ग्रेन्स एंड मैन्युफैक्चर्ड गुड्स ओनली, जो हमने देखा. बट अब हम ऑयल और विभिन्न मशीनरी और विभिन्न प्रेशियस स्टोन्स, फर्टिलाइजर्स, एडिबल ऑयल्स, पेपर, डिफरेंट वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स को आयात करते हैं. देन मैरीटाइम ट्रेड. About 95% of our foreign trade is done through sea routes. Trade through land routes is possible with the neighboring countries only, but unfortunately all our neighboring countries, including China, Nepal, Myanmar, are cut off from India by lofty mountain ranges, which makes trade by land routes rather difficult. We can have easy access through land routes with Pakistan only, but the trade suffered heavily due to political differences between the two countries. सामुद्रिक व्यापार को बढ़ाया जाने की अत्यंत आवश्यकता, क्योंकि हम सिर्फ निकटवर्ती पड़ोसियों से ही स्थल मार्ग के द्वारा व्यापार कर सकते हैं. हमारे दूसरे जो देश हैं जैसे कि चीन, नेपाल, म्यांमार, जो कि ऊंचे पर्वत श्रेणियों के द्वारा हमसे पृथक हैं, उस हेतु अत्यंत आवश्यकता है
मैरीटाइम ट्रेड को बढ़ाने की, और लगभग 95% हमारा जो फॉरेन ट्रेड है वो सी रूट्स के द्वारा ही पॉसिबल हो पाता है। इसके बाद देखें ट्रेड थ्रू ए फ्यू सेलेक्टेड पोर्ट्स ओनली। वी हैव ओनली 12 मेजर पोर्ट्स अलोंग द कोस्ट ऑफ इंडिया विच हैंडल अबाउट 90% ओवरसीज ट्रेड ऑफ इंडिया। तो हमने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की कड़ी में ये जाना कि कुछ चुने हुए ही बंदरगाह हैं जो कि सुविधा प्रदान करते हैं, जिनसे 90% भारत का व्यापार होता है। नेक्स्ट जो फीचर हम देखते हैं वो इनसिग्निफिकेंट प्लेस ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड ओवरसीज ट्रेड। ऑल्दो इंडिया हैज़ अबाउट 16% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन, इट्स शेयर इन द वर्ल्ड ओवरसीज ट्रेड इज़ लेस देन 1%। भारत का विश्व में जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है वो 1% से भी कम है, जबकि हम विश्व की 16% जनसंख्या रखते हैं। दिस शोज द इनसिग्निफिकेंट प्लेस ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड्स ओवरसीज ट्रेड। दिस इज हाउएवर पार्टली ड्यू टू वेरी लार्ज इंटरनल ट्रेड, vast dimensions of the country provide a solid base for interstate trade within the country. Europe is divided into a large number of smaller countries and the international trade is quite high. भारत अपने आप में एक विशाल देश है, अपने आप में विभिन्न स्टेट्स हैं जिनके बीच इंटरनल ट्रेड होता रहता है। तो वो भी एक कारण है कि हमारा स्थान विश्व परिदृश्य पे, व्यापार परिदृश्य में इतना महत्वपूर्ण नहीं है। इसके बाद जो लक्षण है वो है स्टेट ट्रेडिंग। मोस्ट ऑफ इंडियाज ओवरसीज ट्रेड इज़ डन इन पब्लिक सेक्टर बाय स्टेट एजेंसीज एंड वेरी लिटिल ट्रेड इज़ डन बाय इंडिविजुअल्स। गवर्नमेंट पॉलिसी स्टेट ट्रेडिंग की वजह से जो इंडिविजुअल ट्रेड है वो बहुत थोड़ा होता है, और क्योंकि वो नीति मानकों के अंतर्गत आता है। तो ये जो है वो भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का महत्वपूर्ण जो है एक परिदृश्य प्रस्तुत करता है।